BSc थर्ड ईयर सेकेंड पेपर, BSc थर्ड ईयर सेकेंड पेपर complex variable complex analysis मैंने BSc थर्ड ईयर सेकेंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम कराएंगे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। मैंने एनालिटिक फंक्शन हमारा क्या होता है, इसमें एनालिटिक फंक्शन मैंने BSc थर्ड ईयर के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमको कराना है कि एनालिटिक फंक्शन हमारा क्या होता है। जैसे हम यह कह दें कि यह डोमेन डी है, इस डोमेन डी में कोई फंक्शन f ऑफ z लिया गया है। यदि इस डोमेन डी में कोई फंक्शन f ऑफ z है और एट z इज इक्वल टू a पर अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है मींस एट z इज इक्वल टू a पर लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू एट z इज इक्वल टू a पर राइट डिफरेंशियबिलिटी के इक्वल होगी तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगी। जैसे हम यह कहते हैं कि डोमेन डी में कोई फंक्शन f ऑफ z है और इस डोमेन डी में अगर कोई फंक्शन f ऑफ z है और z इज इक्वल टू a पर अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है अर्थात f डैश z एग्जिस्ट है तो यह फंक्शन f ऑफ z जो हमारा है इस डोमेन डी में एनालिटिक कहलाएगा। मैंने फिर से एक बार देख लीजिए एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। मान लो कोई डोमेन डी है, उस डोमेन डी में कोई फंक्शन f ऑफ z लिया गया है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया गया है अर्थात f ऑफ z का फंक्शन है एट z इज इक्वल टू a पर अगर डोमेन डी में इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होती है तो फंक्शन f ऑफ z हमारा क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। आगे भी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर f ऑफ z टू बी एनालिटिक काची-रीमान इक्वेशंस होता है। अगर उसमें कोई फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तब भी वह एनालिटिक माना जाता, आगे कराया जाएगा। और इसी में हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है, बाद में सिंगुलरिटी होती है। इसी डोमेन डी में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट होंगे जहां पर इसके एनालिटिक सीज करेगी मींस समाप्त होगी। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन f ऑफ z की एनालिटिक सीज करेगी वह फंक्शन हमारा क्या, वह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो एनालिटिक फंक्शंस की डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। माने एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, डिफिनेशंस लिख लीजिए क्या होती है। अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, a single valued function, a single valued function f of z in a domain D, is said to be एनालिटिक at a point z is equal to a if there exists a neighborhood
mod z minus a is less than delta at all points of which f dash z exists। मैंने कह रहा है कि अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड इन डोमेन डी, मैंने किसी डोमेन डी में अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मैंने किसी डोमेन डी में एफ ऑफ जेड हमारा कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन लिया गया है। सिंगल वैल्यूड फंक्शंस मींस जेड की एक वैल्यू पर एफ ऑफ जेड की एक ही सिंगल वैल्यू मिल रही है। मैंने अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड इन डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z is equal to a if there exists a neighborhood means पड़ोसी mod z minus a less than delta at all points of which f dash z exist means कहने का मतलब है जिससे किसी डोमेन डी में कोई फंक्शन f of z लिया गया, अगर मान लो उस डोमेन डी में एट z इज इक्वल टू a पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होती है। फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होने का मतलब एट z इज इक्वल टू a पर लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी इक्वल हो जाए एट z इज इक्वल टू a पर राइट डिफरेंशियबिलिटी के, तो फंक्शन f ऑफ z की एट z इज इक्वल टू a पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है, अर्थात फंक्शन f ऑफ z डोमेन डी में हमारा क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शंस कहलाएगा। और इसी एनालिटिक फंक्शन से फिर बाद में मैंने इसी डोमेन डी, जैसे हम ये कहते हैं कि यह डोमेन डी है, इसमें फंक्शंस एफ ऑफ जेड लिया गया है और फंक्शन इस डोमेन डी में फंक्शन एफ ऑफ जेड की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है एट जेड इज इक्वल टू ए पर एनालिटिक कहलाएगा। लेकिन इसी में सिमिलर पॉइंट हमारे बनते हैं, माने इसी डोमेन डी में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट होंगे जैसे मान लो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट है और यहाँ पर फंक्शंस की एनालिटिक सीज होती है। सीज होती है कि मतलब फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो मैंने एनालिटिक और एनालिटिक से सिंगुलर पॉइंट मिलते हैं। तो एनालिटिक फंक्शंस हमारा क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लो कोई डोमेन डी है, जैसे कमरा ही ले लीजिए, इस कमरे में कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड लिया गया एट जेड इज इक्वल टू ए पर यदि फंक्शन एफ ऑफ जेड की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट हो, अवकलजता एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो, तो वह फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक कहलाता है। फिर इसमें देख लीजिए, मैंने यही कहा गया है अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड इन डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z is equal to a if there exists a neighborhood mod z minus a is less than delta। किसके लिए कहेगी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए, लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी और राइट डिफरेंशियबिलिटी के लिए at all points of which f dash z exists। अब सिंगुलर पॉइंट देख लीजिए क्या होता है। सिंगुलर पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, यह हमारा डोमेन डी है और यह कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है। सपोज कर लीजिए जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर इसकी एनालिटिक सीज होती है। एनालिटिक सीज होने का मतलब है इसकी डिफरेंशियबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर एग्जिस्ट नहीं है, तो यह फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, यह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, यह पॉइंट मैंने फंक्शन एफ ऑफ जेड की एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात इसके एनालिटिक सीज हो रही है, तो यह पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट हमारा सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएगा। तो एनालिटिक न होना जिस पॉइंट पर वह सिंगुलर पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर हमारा अगर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है तो वह फंक्शन हमारा क्या है, उस पॉइंट पर एनालिटिक है उस डोमेन डी में।
तो सिंगुलर पॉइंट की परिभाषा देख लीजिए, अ पॉइंट z is equal to z naught is said to be a singular point of function f of z of a function f of z if f dash z naught does not exist माने क्या होती है, अ पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट, माने कोई पॉइंट ही, कोई बिंदु ही, अ पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट, माने कोई पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट ही हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा किसी फंक्शन f ऑफ z का, इफ यदि z इज इक्वल टू जेड नॉट पर डिफरेंशियबिलिटी हमारे एग्जिस्ट ना हो। तो सिंगुलर जिस पॉइंट पर z के जिस वैल्यू पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं है डोमेन डी में, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। बाद में इसी सिंगुलर पॉइंट से हमारी सिंगुलरिटी होती है और बाद में हम कंटूर इंटीग्रेशंस मींस जो आप डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़े हैं इंटरमीडिएट में बीएससी पार्ट 1 में डेफिनिट इंटीग्रल पढ़े हैं, उस डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू इसी सिंगुलर पॉइंट से हम सिंगुलरिटी से आगे ज्ञात करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट हमारा क्या होता है, मैंने पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट, मैंने एक पॉइंट मान लो कोई पॉइंट हमारा z इज इक्वल टू जेड नॉट है, तो वही हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा कब, जब फंक्शन f ऑफ z की उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होगी। अब कॉन्जुगेट फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट फंक्शन, माने कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होते हैं, माने कॉन्जुगेट फंक्शन हम किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, जैसे हम मान ले कोई इफ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी, हम यह कंसीडर कर ले इफ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी है, मैंने f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी, जिसमें u भी xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है, यदि u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और v भी लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो यह फंक्शन से f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट फंक्शंस कहलाएगा। परिभाषा एक बार देख लीजिए, इफ f of z is equal to u plus ib is analytic and if u and v satisfies Laplace equation del 2u is equal to 0 and del 2v is equal to 0, हमने पढ़ाया था तुम लोग बीएससी पार्ट 1 में लाप्लास इक्वेशन del 2u माने हमारा क्या टू डायमेंशनल है, हमने कहा u xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है, माने del 2u is equal to 0 की मीनिंग हमारी है del 2u अपॉन del x2, del 2u की मीनिंग हमारी है del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 is equal to 0 and del 2v is equal to 0 की मीनिंग है del 2v अपॉन del x2 प्लस del 2v अपॉन del y2 is equal to 0। तो मैंने क्या कह रहा है,
if f of z is equal to u plus ib is analytic if u and b satisfy Laplace equations, means del to u is equal to 0 and del to b is equal to 0, then u and b are called conjugate harmonic function. Conjugate harmonic functions, या सिंपली हम क्या कहते हैं कंजुगेट फंक्शंस। मैंने क्या करा है, इफ f of z is equal to u plus ib is analytic and if u and b satisfy Laplace equations, del to u is equal to 0, del to u is equal to 0 की मीनिंग हमारी बनती है del to u अपन del x2 plus del to u अपन del y2 की वैल्यू 0 एंड del to v is equal to 0 की वैल्यू बनती है del to v अपन del x2 plus del to v अपन del y2, क्योंकि यहाँ पर f of z is equal to u plus ib है, तो यह u भी हमारा xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है। हमने बताया था कि जब कोई फंक्शंस टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां पर जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि हमारा कौन सा डिफरेंशियल होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो कंजुगेट फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, मैंने दिया गया इफ f of z is equal to u plus ib is analytic and if u and b satisfy Laplace equation, del to u is equal to 0 and del to v is equal to 0, then u and b are called conjugate harmonic functions or simply conjugate functions। तो मैंने हमारे 3 टॉपिक हुई कौन कौन, एनालिटिक फंक्शंस किसे कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट किसे कहा जाता है और कंजुगेट फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। नेसेसरी कंडीशन पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इस साल का है, आएगा जी बेटा 2021 में। नेसेसरी कंडीशन पर f of z to be analytic theorems, necessary condition necessary conditions necessary condition for f of z to be एनालिटिक। ये तो बहुत बार एग्जामिनेशन बस इतना ही पूछा गया, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर f of z टू बी एनालिटिक। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर f of z टू बी एनालिटिक, ये तो हमारी टाइटल रही। अब थियरम्स हमारा है इफ, इसमें थियरम है इफ f of z is equal to u plus ib is analytic in domain D in a domain D, then u comma v satisfy the equations
satisfy the equations del u by del x is equal to del v by del y, comma del u by del y is equal to minus del v by del x, provided the four partial derivatives del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y exists। माने क्या कह रहा है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। माने यह हमारी है टॉपिक, यह हमारी है नेसेसरी कंडीशन, बहुत बार एग्जाम में दिया गया। या ऐसे कह के दे दे ऑब्टेन काची-रीमान इक्वेशंस फॉर एनालिटिक फंक्शन, ऑब्टेन काची-रीमान इक्वेशंस फॉर एन एनालिटिक फंक्शंस, या इस नाम से दे दे नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स, ये तुम्हारा पीसीएस और आईएएस का भी सिलेबस मेन होता है। माने नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, माने नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई दिया गया फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड हमारा क्या हो, एनालिटिक हो। इसी को काची-रीमान इक्वेशंस भी कहा जाता है। हमारा थ्योरम है इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, जिसमें यू और बी एक्स वाई का फंक्शन है। इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन u comma v satisfy the equations del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x। बेटा एक चीज हमने तुमको बताया था कि जब कोई फंक्शंस टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां पर जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि पार्शियल डिफरेंशियल होता है। यहां पर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी है, जबकि u भी एक्स वाई का फंक्शन है, b भी एक्स वाई का फंक्शन है। इसका मतलब u जब भी डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट होगा, इसलिए u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल होगा, अर्थात डेल u बाई डेल एक्स। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा y मींस डेल u बाई डेल y, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माने डेल v बाई डेल एक्स, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माने डेल v बाई डेल y। तो हमारी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। अब वह आवश्यक शर्त जिससे आप ये बता सकते हैं कि कोई दिया गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी डोमेन डी में हमारा एनालिटिक है कि नहीं एनालिटिक है। तो पहले हमारी कंडीशन बनती है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम्स क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक इन डोमेन डी, यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी जिसमें u और v दोनों हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, यदि किसी डोमेन डी में एनालिटिक है तो तय है कि काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अगर फंक्शन डोमेन डी में एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। या आप ये कह दे कि फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस का डोमेन डी में सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब एनालिटिक है। तो कह रहा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन u and b satisfy the equations। यदि f of z डोमेन d में f of z is equal to u plus ib डोमेन d में एनालिटिक है तो इसमें u और b इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्या है, del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x, provided यद्यपि the four partial derivatives, मैंने प्रोवाइडेड यद्यपि जो हमारी चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स है, कैसे u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, दैट इज डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय
डेल एक्स डेल बी बाई डेल वाई ये हमारी एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो इसकी। तो डेरिवेशन बेटा देख लो, मैंने हमको अगर फंक्शन से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी डोमेन डी में एनालिटिक है तो काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसको हमेशा याद रखना, किस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स को। तो डेरिवेशन देख लीजिए, प्रूफ लिखो बेटा, लिख लो। लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। W हमारा u और v का फंक्शन है, जबकि u और v हमारा एक्स वाई का फंक्शन है। लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी बी एनालिटिक इन डोमेन डी। डोमेन मीन्स क्षेत्र में, डोमेन डी देन ddz ऑफ W। हमने एक चीज देखिए बताया था कि अगर फंक्शंस किसी डोमेन, यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी में डोमेन डी में अगर एनालिटिक है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगी, वो डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड में W जो है जेड का हमारा फंक्शन है। बाद में ये कह सकते हैं कि W हमारा u और v का फंक्शन है। तो यहां पर दिया है लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक इन डोमेन डी, देन अर्थात इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगी। ddz ऑफ W या dw बाई dz exists so that ddz of W has the same value, same value along every point, along every path। मैंने क्या लिखा है बेटा, लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक इन डोमेन डी। यदि डोमेन डी में कोई फंक्शंस W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक है तो अर्थात इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगी, dw बाई dz एग्जिस्ट होगा, सो दैट ddz ऑफ W की वैल्यू इज द सेम अलोंग एवरी पाथ। मैंने कह रहा है यदि कोई फंक्शंस W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक है डोमेन डी में तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगी, अर्थात प्रत्येक पाथ पर dw बाई dz की वैल्यू सेम होगी, अर्थात along the x एक्सिस along the y एक्सिस। x एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, y एक्सिस पर होगी। तो यहाँ का है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक इन डोमेन डी। यदि कोई फंक्शन w इज इक्वल टू दिस हमारे एनालिटिक है डोमेन डी में तो डिफरेंशियबिलिटी अर्थात एफ ऑफ जेड अर्थात एफ डैश जेड एग्जिस्ट होगा, अर्थात dw बाई dz एग्जिस्ट होगा, सो दैट dw बाई dz हैज द सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। तो dw बाई dz की वैल्यू प्रत्येक पाथ पर सेम होगी। तो हम अलोंग द x एक्सिस ले ले और अलोंग द y एक्सिस,
फिर दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के बाद यदि अगर हमारा कांची-रीमान इक्वेशंस फॉर्म कर जाता है, इसका मतलब कि अगर डोमेन डी में कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो वह कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस जैसे आप ले रहे हैं तो हमारा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर एलॉन्ग एक्स एक्सिस आप इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर y की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब x में इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन y में इंक्रीमेंट नहीं। भाई x में इंक्रीमेंट होगा, y कांस्टेंट रहेगा। यदि इसका मतलब x में इंक्रीमेंट होता है तो z में भी इंक्रीमेंट होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं along x axis मींस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x। मीन्स हमारा क्या होगा, y कांस्टेंट ही अगर आप डिफरेंशिएट भी कर देते हैं डेल्टा z बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अर्थात डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x। या आप ये भी कह सकते हैं x एक्सिस पर हम जा रहे हैं तो मान लो t टाइम में x कामा y है अगर कोऑर्डिनेट तो t प्लस डेल्टा t टाइम में कोऑर्डिनेट हमारा होगा x प्लस डेल्टा x, लेकिन i y हमारा वही होगा तो डेल्टा तो z में हमारा इंक्रीमेंट डेल्टा z का होगा अर्थात x में इंक्रीमेंट डेल्टा x पर z में इंक्रीमेंट डेल्टा z अर्थात डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x आप कर सकते हैं। तो dw बाई dz इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा w बाई डेल्टा z। ये आप कर सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी जैसे हम बीएससी पार्ट 1 में नहीं पढ़े थे या हाई स्कूल में सॉरी इंटरमीडिएट में नहीं पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मींस dw बाई dz इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा w बाई डेल्टा z। तो यहां पर डेल्टा z की वैल्यू डेल्टा x की इक्वल है। अगर डेल्टा z 0 को टेंड करेगा इसका मतलब डेल्टा x भी किसको टेंड करेगा 0 को, तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा w बाई डेल्टा x। अब बेटा ध्यान देना है w इज इक्वल टू मैंने लिखा था w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी मैंने w अगर एफ ऑफ जेड में लिया जाए तो z का फंक्शन है, लेकिन इसी w की वैल्यू u प्लस आई भी अर्थात w हमारा u का भी फंक्शन है और v का भी फंक्शन है और u भी xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है। ठीक है, बीच में बेटा ब्रेक हो गया था, लाइट चली गई थी, देख लीजिए। तो यहां देख लीजिए हमने कहा था कि वैल्यू हमारी सेम होती है एवरी पाथ पर, तो मैंने एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस ले रहे हैं, मैंने जो वैल्यू एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगी वही वैल्यू एलॉन्ग दी वाई एक्सिस होगी। तो एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस हमने कहा एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। जैसे हम मान लें कि एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा टी टाइम में एक्स कामा वाई है और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं इसका मतलब टाइम के साथ एक्स में इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन वाई में हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अर्थात वाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वाई अगर हमारा क्या है जी, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जैसे हमने कहा है ना यहाँ पर एलॉन्ग द एक्स एक्सिस मींस डेल्टा जेड इज इक्वल टू माने डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। यदि टी टाइम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई हो और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई, तो जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई। सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, या सिंपली ये कह दो वाई कांस्टेंट है डिफरेंशिएट कर दो तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक, तो आप चाहे जैसे दिखाओ वैल्यू वही आती, मैथमेटिक्स में एरर नाम की चीज नहीं होती है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स
तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड अर्थात डी डी जेड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड हो गया ये। अब यहाँ पर डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड से टेंडिंग्स टू जीरो, देन डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स मीन्स हो गया यह हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई नहीं डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, अर्थात डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू हो गई डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। बेटा ध्यान देना है कि हम आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि सर आप इसको डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखे, डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू क्यों नहीं लिखे। तो मैंने कहा ना कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी है, मैंने डब्ल्यू हमारा यू और भी का फंक्शन है, जबकि यू और भी दोनों हमारा यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, भी एक्स वाई का फंक्शन है, अर्थात W इसका मतलब W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी है। W हमारा u और v का फंक्शन है, जबकि u और v हमारा किसका x और y का फंक्शन है। y हमारा कांस्टेंट है, अर्थात अगर y हमारा कांस्टेंट है और u x y का फंक्शन है तो इसका मतलब W को अगर x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, अर्थात W हमारा u और v का फंक्शन है, u और v x y का फंक्शन, इसका मतलब कह सकते हैं W x और y का भी फंक्शन है। तो जब W को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, मैंने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का निर्माण तब होता है जब कोई फंक्शंस टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो, जब कोई फलन दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का फलन होता है तो वहां पर जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि पार्शियल होता है। W भी एक्स वाई का हुआ, इसलिए W को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वह जनरल डिफरेंशियल नहीं बल्कि पार्शियल, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया ठीक ना डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, बल्कि लिखा गया डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, अर्थात डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा कि एवरी पाथ पर वैल्यू सेम होगी, अर्थात अलोंग द एक्स एक्सिस जो वैल्यू होगी वही अलोंग द वाई एक्सिस होगी। तो अलोंग द एक्स एक्सिस हमने निकाल लिया डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, माने डोमेन डी में फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी हमारा एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है तो अर्थात उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है, तभी डी डब्ल्यू बाई डी जेड एग्जिस्ट। अब हमको प्रूव करना है कि वह कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, अर्थात किस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो अलोंग दी वाई एक्सिस देख लीजिए, तो along the y एक्सिस आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, along y एक्सिस सेकेंड डीसी में, तो along y एक्सिस मीन्स हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू आई डेल्टा वाई। समझ गए होंगे x कांस्टेंट है, तो अगर x कांस्टेंट है तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू आई डेल्टा वाई हो गया। डिफरेंशिएशन करेंगे या इंक्रीमेंट के थ्रू लेंगे तब भी वही चीजें आनी है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू आई डेल्टा वाई डी डी जेड ऑफ W या डी डब्ल्यू बाई डी जेड साथ में कर दीजिए, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू जीरो डेल डब्ल्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड। अब यहाँ डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू जीरो है और डेल्टा जेड की वैल्यू आई डेल्टा वाई है, तो यहाँ लिमिट आई डेल्टा वाई टेंडिंग्स टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई आई डेल्टा वाई। अब बेटा गौर से ध्यान दो, जब डेल्टा जेड की वैल्यू आई डेल्टा वाई है, डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू जीरो, तो आई डेल्टा वाई टेंडिंग्स टू जीरो। अब यहाँ पर आई इंटू डेल्टा वाई टेंडिंग्स टू जीरो, तो आई हमारा जीरो को टेंड नहीं करेगा, आई हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, आई की वैल्यू रूट -1 होती है, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, आई की वैल्यू रूट -1 इमेजिनरी होता है, तो आई हमारा जीरो को टेंड नहीं करेगा। इसका मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी। तो लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग्स टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई आई डेल्टा वाई,
तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू बाई आई डेल वाई। कि आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो फिर एक बार देख लीजिए डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई क्यों लिखा गया, क्योंकि मैंने कहा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। डब्ल्यू हमारा यू बी का फंक्शन है, जबकि यू और बी दोनों एक्स वाई का फंक्शन, इसका मतलब डब्ल्यू भी एक्स वाई का फंक्शन बनता है। अगर डब्ल्यू वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो एक्स हमारा कांस्टेंट होगा, इसलिए अगर डब्ल्यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हम करते हैं तो जनरल नहीं बल्कि पार्शियल होगा। यही कारण है कि डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई लगाए, डी डब्ल्यू बाई डी वाई नहीं। तो यहां हो गया दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आई अपन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वेशन नंबर 2। और इवरी पार्ट पर वैल्यू सेम होती है, अर्थात इक्वेशंस फर्स्ट में भी डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और इक्वेशंस 2 में भी है डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस आई डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई। तो हम ले लें नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 we get now from equations first and second we get del w by del x is equal to I del w by del y, और w की वैल्यू हमारी है u प्लस आई भी, सिंस W इज इक्वल टू u प्लस आई बी, यू प्लस आई भी। तो यहां हो गया डेल W बाई डेल एक्स इज इक्वल टू u प्लस आई भी इज इक्वल टू माइनस आई डेल बाई डेल वाई u प्लस आई भी। अब इसको बेटा ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई। अब यहां हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा तो यहां वो कर ही ले मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर डेल वी बाई डेल वाई। देख लीजिए इसका कि u प्लस आई बी का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल किए। अब बाहर हमारा माइनस आई है, तो यहां हो गया डेल u बाई डेल वाई माइनस आई, अर्थात माइनस आई डेल u बाई डेल वाई। फिर क्या है v का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल v बाई डेल वाई आई और माइनस आई मीन्स माइनस आई स्क्वायर हो गया। और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है जी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, अर्थात हो गया r डेल u बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई दिस। अब इसको बेटा इक्वेट कर लो, रियल एंड इमेजिनरी, मैंने इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हो गई डेल वी बाई डेल वाई, एंड डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो बेटा देख लो, यहां लिख दे रहे हैं जी, तो यहां हो जाएगा रियल पार्ट है डेल यू बाई डेल एक्स, और यहां है डेल वी बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू है माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो यहां पर हमारा हो जाएगा दिस डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू है डेल यू बाई डेल वाई।
तो यही प्रूव करना था हमको बेटा। क्या प्रूव करना था जी? डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो आप माइनस इधर भी लिख सकते, बात तो एक ही है। क्या मिनट का बना